हमारा आज के कार्यक्रम का विषय है कोविड-19 का हमारे दिमागी स्वास्थ्य पे असर। तो अब दिमागी स्वास्थ्य की जब भी हम बात करते हैं और जब भी हम दिमागी स्वास्थ्य शब्द इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को ऐसा महसूस होता है कि शायद हम बात कर रहे हैं कि सामने वाला बंदा या हम खुद पागल हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम दिमागी स्वास्थ्य की बात करें तो इसका संबंध पागलपन से हो, क्योंकि दिमागी स्वास्थ्य जो है वो संदर्भित करता है हमारे अंदर की एंजाइटी को, हमारे अपने ऊपर कंट्रोल को और हमारी समझदारी को। कोविड-19 जब 2019 में शुरू हुआ, कोरोना वायरस को पहचाना गया, जिसके आधार पर इसका नाम जो है कोविड-19 रखा गया, तब ऐसा लग रहा था कि शायद ये सिर्फ चाइना में रहेगा, वहीं सिमट कर वहीं ख़त्म हो जाएगा। और 2020 तक हम लोगों ने, यानी हम हिंदुस्तानियों ने, हम भारतीयों ने कोई भी इस तरह की प्रोटेक्शंस नहीं ली कि हमें इससे बच के रहना है। 2020 की फरवरी माह के आखिर तक ऐसा लगने लगा कि नहीं, हमारे देश में भी कुछ केस आने लगे हैं। तब तक हम इसको कुछ केस के तौर पर जानते थे, लेकिन मार्च 2020 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन जो है लगाया, उस वक्त लगा कि कुछ अलग है, क्योंकि शायद हम सभी की ज़िंदगी में ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हम सब लोग पूरी तरह से अपने घरों में कैद हो गए थे। कैद वर्ड इसलिए कहेंगे कि हम में से ज़्यादातर लोग जो है घर से पहले 21 दिन बिल्कुल निकले ही नहीं। यहाँ तक कि जो ज़रूरी सामान था वो घर का एक कोई भी व्यक्ति जाके काफ़ी सारा ले आता था, जो काफ़ी दिनों के लिए चलता था। पहली बार ऐसा हुआ जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि इतने लंबे टाइम के लिए ऑफिस बंद हुए थे, स्कूल बंद हुए थे, जब होमवर्क नहीं मिला था क्योंकि अचानक से स्कूल बंद हुए थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो एकदम नहीं थी। हम बोल रहे थे कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बाहर जाना है, लेकिन टीवी और न्यूज़पेपर्स में जो खबरें हम देख रहे थे उसके हिसाब से हॉस्पिटल तक जाने के लिए हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी। हम कहीं ना कहीं डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम घर के बाहर निकलें और कोविड हमारे साथ हमारे घर में लौटे। शायद हम में से ज़्यादातर लोग, अपने आप से कम, लेकिन अपने परिवार वालों से, अपने शुभचिंतकों के लिए ज़्यादा डरे हुए थे कि अगर हम कुछ लेके आए तो कहीं हमारे परिवार वालों को कुछ ना हो। तो ये जो डर था वो कहीं ना कहीं हम सभी के दिमाग में बैठ चुका था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी लोग पागल हो चुके थे उस समय। पागल होना एक अलग चीज़ है और दिमागी तौर पे बीमार होना अलग चीज़ है। ये ज़रूरी, क्योंकि जो हमारा दिमागी स्वास्थ्य है वो हमारी एंजाइटी को भी जो है देखता है। कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें अटक जाती हैं जिनको निकालना, जो हमारी नॉर्मल लाइफ को प्रभावित करती हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, दिमागी स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इसको बना के रखना है, लेकिन पहले समझना होगा कि क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे दिमागी स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है और किस तरह से प्रभावित कर रही है। जब लॉकडाउन लगा पहली बार अचानक से, तो जो बहुत छोटे बच्चे थे उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी ही नहीं थी। वो दुनिया में आए, जन्म लिया और घर में ही थे, तो इसलिए उन्हें पता ही नहीं कि बाहर की क्या होता है, बाहर की दुनिया क्या है, कैसे समझा जा सकता है। जबकि जो बच्चे थोड़े समझदार थे, 2 साल से ऊपर, वो घर के बाहर निकलते थे, उनके अपने शेड्यूल होते थे, घर के अपने बुज़ुर्गों के साथ वो घर के बाहर जाते थे, दुकानों को समझते थे, शॉपिंग समझते थे और वो खाने पीने का सामान लाते थे। लेकिन जब अचानक से उनको जो है बोला गया कि नहीं, आपको घर के अंदर रहना है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो वो बच्चे समझ नहीं पाए ऐसी क्या चीज़ हो गई कि हम घर के अंदर ही रह सकते हैं। और उस टाइम पे उन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हुआ, क्योंकि ये बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे इस उम्र के, तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर चिड़चिड़ाहट हुई और उनमें से काफ़ी सारे बच्चों ने जो है
मारपीट बहुत ज़्यादा की, काफ़ी सारे बच्चे दरवाज़ों के पास जो है खड़े रहते थे कि उन्हें घर के बाहर जाना है। और ये जो भी बातें आज हम कर रहे हैं, ये किसी साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं। ये बातें हमने जो है विज्ञान प्रसार के साथ मिल के काफ़ी, विज्ञान प्रसार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट के साथ मिल के कई सारी वर्कशॉप्स की हैं, जिसमें अलग अलग टारगेट ऑडियंस रही है, जिनके साथ चर्चा की गई है। उसके आधार पर जो रिजल्ट निकले हैं उनको हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। उन तो उन जो कार्यक्रमों में भाग लेने वाले जो प्रतिभागी रहे हैं, वो टीचर्स भी रहे हैं, स्टूडेंट्स भी रहे हैं, ट्रेनी टीचर्स भी रहे हैं और कॉमन कम्युनिकेटर्स भी रहे हैं, साइंस कम्युनिकेटर्स। तो जिन हर किसी का अपना अनुभव रहा है इस पूरे लॉकडाउन पीरियड का, और मार्च 2019 से लेके 2020 से लेके अब तक का सबका एक अपना अनुभव रहा है। सब ने अलग अलग तरीके से जीवन को देखा है, अलग अलग नज़रिए से समझा है। उन सारी चीज़ को हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। जो बच्चे स्कूल जाने वाले थे, वो उनका रूटीन जो है वो एकदम से ब्रेक हो गया, क्योंकि उन्हें शुरुआती दौर में तो काफ़ी अच्छा लगा कि पहली बार ऐसी इस तरह की छुट्टियां हुई हैं लंबी 21 दिन की, जब ना उनके पास कोई होमवर्क है, ना उनको करने के लिए कुछ अलग से पढ़ाई है, ना जो है कोई वो है। लेकिन इन सारी चीज़ों को देख के वो बच्चे बड़े खुश हुए। लेकिन ये चीज़ सिर्फ 4 दिन या 5 दिन ही उनके साथ रही। उसके बाद वो सारे बच्चे नई चीज़ें घर के अंदर करना चाह रहे थे, क्योंकि उनके आउटडोर गेम बंद हो चुके थे। इनडोर गेम के लिए उनके पास बहुत कम चीज़ें अवेलेबल थी, और ज़्यादातर बच्चे मोबाइल, टीवी या लैपटॉप पे गेम्स खेलने के ऊपर डिपेंडेंट थे। जब उनको इसके लिए टोका जाता था तो उनके अंदर इरिटेशन होता था, और ये जो स्क्रीन वाले गेम्स थे उन्होंने बच्चों की आंखों पे बहुत ज़्यादा असर डाला, और अचानक से जो इस तरह का उनकी विजिबिलिटी में इशू उनको सर में दर्द होना, उनकी दिमागी सेहत के ऊपर उनके अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा करने का काम कर रहा है। उसके बाद जो वर्ग है वो हमारा युवा वर्ग है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी ये रही कि वो कॉलेज जाने के बाद की अपनी जो दूसरी एक्टिविटीज़ थी उनको नहीं कर पा रहे थे। तो क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ने अपने लिए एक रास्ता निकाला कि उन्हें वो सोशल नेटवर्किंग से अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहे, अलग अलग तरीके की क्लासेस को ज्वाइन करते रहे। लेकिन वो भी एक समय के बाद इससे बोर हो गए, और जो उनकी बाहर जाने वाली गतिविधियां थी वो रुकने लगी। तो उस पर वो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत तलब हुई, और उन बच्चों को जो है डिप्रेशन की काफ़ी शिकायतें मिली। इसके बाद का जो वर्ग आता है वो कामकाजी वर्ग का है। कामकाजी वर्ग में कामकाजी महिलाएं भी हैं, कामकाजी पुरुष भी। तो जो कामकाजी पुरुष हैं, जो एक फिक्स टाइम के लिए अपने ऑफिस जाते हैं, तो उनको ऑफिस का काम जो है 9 to 5 में करना होता था। लेकिन चूँकि इस लॉकडाउन के टाइम पे 2 या 3 दिन के बाद से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था। ज़्यादातर कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया था, और यहाँ तक कि एक समय सीमा के बाद सरकारी दफ्तरों में भी जो है वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था। तो लोगों को 9 से 5 की जगह जो काम का उनका टाइम ड्यूरेशन था वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, जिसकी वजह से उनकी जो दैनिक दिनचर्या थी जो वो काफ़ी परेशान कुन हो गई थी। क्योंकि जो लोग थे जो आदी थे कि 9 से 5 हमें काम करना है, उसको ख़त्म करना है। कई बारी जल्दी मीटिंग शुरू हो जाती थी, कई बार शाम को देर से शुरू होती थी। तो जो घर का उनका अपना एक परिवार का जो फिक्स टाइम था वो गड़बड़ होने से उनके जो पारिवारिक कलह थी वो बढ़ना शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ अगर हम कामकाजी महिलाओं को देखें, तो कामकाजी महिलाओं को इस समय 2 तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एक तो जब सामान्य तौर पर सब चीज़ें खुली होती हैं, तो कामकाजी महिलाओं को घर का एक लिमिटेड काम करना होता है, और उनके पास एक सपोर्टिंग हैंड होते हैं जो बाकी के काम को निपटाते हैं। लेकिन जो इस पूरे लॉकडाउन के टाइम पे उनके पास कोई भी सपोर्टिंग हैंड नहीं थे, जिसकी वजह से ये जो कामकाजी महिलाएं थी इनके ऊपर दोहरा काम का जो है
बोझ पड़ रहा था। एक तो उन्हें अपना घर भी देखना पड़ रहा था और दूसरा अपने ऑफिस का काम भी टाइम पर करके देने पड़ रहे थे। इसकी वजह से इन महिलाओं को दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ रहा था, क्योंकि जो दोनों लोगों के काम के टाइम थे उनके टाइम टेबल बिल्कुल बिगड़ चुके थे, और टाइम टेबल में संतुलन ना बना पाने की वजह से ये महिलाएं अपने आप में काफ़ी जो है पिछ है कि उनका एक ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप होता है उनका, उनके दोस्तों का एक समूह होता है जिसमें वो एक जैसी एक्टिविटी करना पसंद करते हैं। तो इन परिस्थितियों में जब बुजुर्गों का जो है घर के बाहर निकलना बंद हो गया, और बुजुर्ग जो हैं वो आज के काफ़ी सारे बुजुर्ग अभी भी जो है मॉडर्न गैजेट्स नहीं यूज़ करते हैं, तो उनकी जो कनेक्टिविटी अपनी सोसाइटी से थी, अपने बच्चों से जो दूर रह रहे बच्चों से थी, वो कनेक्टिविटी ख़त्म होने की वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा दिमागी तौर पर परेशान हो गए थे। क्योंकि हर तरफ से टीवी और रेडियो में ये खबरें आ रही थी कि किस जगह पे कितना कोरोना है, और अगर हम चैनल के हिसाब से डेटा को एनालाइज करें तो हर चैनल पे डेटा अलग अलग तरीके से आ रहे थे। अगर एक चैनल पे जो डेटा आ रहा था, दूसरे चैनल पे वही डेटा 1.5 गुना के करीब बढ़ भी जा रहा था कई बारी। तो इन हालात में बुजुर्गों को लगने लगा था कि शायद उनके बच्चे उनसे कुछ छुपा रहे हैं, और उनकी चिंता इतनी ज़्यादा जो है बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी सारे लोगों का बहुत हाइक हो जा रहा था। डिप्रेशन में लोग आ रहे थे कि उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं इस टाइम पे, जो घर से दूर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी में। इन सब के अलावा हमारे समाज का एक ऐसा तबका है जो हम स्पेशली एबल कहते हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बंध गए थे, लेकिन जो एक ख़ास ग्रुप होता है ऑटिज्म वाला, तो ऑटिज्म वाले जो भी बच्चे होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि वो एक पैटर्न पे काम करते हैं। वो उनका जो शेड्यूल होता है वो उससे इधर उधर नहीं होते हैं, और कई सारे केस ऐसे आए हैं कि जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे हैं उनको अगर फिक्स टाइम पे घर के बाहर जाने की आदत है, तो वो अपने भले ही वो घड़ी को समझ ना सकते हो, लेकिन उनको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से वो थोड़ा टाइम का अंदाज़ा लगाते हुए घर के बाहर निकलने की ज़िद करते थे। और कई केस ऐसे आए हैं जिनमें वो घर के बाहर निकल के भागे हैं, और उनको रोकने के लिए घर का कोई दूसरा बंदा, स्वस्थ बंदा गया है, तो जिसको चूँकि उस टाइम पे कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थी, तो जो भी व्यक्ति उनको बंदों को उस बच्चे को पकड़ने के लिए गया है, उसको काफ़ी सारी जो है समस्याओं को सामना करना पड़ा है। ये तो बहुत सारी समस्याएं थी जो इस पूरे टाइम पीरियड में, लॉकडाउन टाइम पीरियड में लोगों ने झेली। लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब अनलॉक शुरू हुआ, तो अनलॉक के बाद भी जब हम घर से बाहर निकले, और अभी भी हम कहते हैं हमें मास्क लगा के रखना चाहिए, और हम में से ज़्यादातर लोग कोशिश ये करते हैं कि हम जब भी बड़ी जगह पे हों, बड़े पब्लिक में हों, तो मास्क लगा के रखें। लेकिन जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि वो 8 घंटे या 9 घंटे जब मास्क लगा के रखते हैं, या डबल मास्क लगा के रखते हैं काफ़ी सारे लोग, तो सांस लेने में उनको दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हम वही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, तो बार बार करने से सर में भारीपन और दिमागी तौर से कन्फ्यूजन वाला जो स्टेटस है वो डेवलप होना शुरू हो गया। कई सारे लोगों को ऐसा लगने लगा, वो चीज़ें भूलने लगे हैं, दिमाग पे बोझा उनके पड़ने लगा है, ऐसा फील आने लगा है उनको। और जबकि जो महिलाएं घर में रहती हैं, भले वो मास्क नहीं लगा रही हूँ, लेकिन उनको प्रिकॉशनरी तौर पे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, ताकि क्योंकि हर कोई वो घर का सदस्य वो ये चाहता है कि उसकी वजह से घर के दूसरे सदस्य को कोई भी समस्या ना उठानी पड़े। तो
इस दशा में ज़्यादातर घरों में जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं और घर के सारे काम काज संभालती हैं, उनको ऊपर सपोर्टिंग स्टाफ ना होने की वजह से जो वर्कलोड है वो बढ़ा ही बढ़ा है। साथ ही साथ जिन घरों में डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते थे जो खुल के नहीं आते थे, वो डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ गया है। क्योंकि जब काम काज के दौरान जब नॉर्मल डेज होते थे तो जो जिससे भी डोमेस्टिक वायलेंस का ख़तरा होता था मेल मेंबर से, अगर मेल पार्टनर से जिन महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस का ख़तरा होता था तो वो 7-8 घंटे उसके लिए एक आज़ादी के लम्हे होते थे जिनमें वो अपने लिए जी सकती थी। लेकिन जब 24 घंटे उसका वो मेल पार्टनर अगर घर में मौजूद है या 24 घंटे सारे लोग घर में मौजूद हैं और उन सब की निगाहें उस महिला के ऊपर हैं, तो कहीं ना कहीं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बहुत ज़्यादा हुई हैं काफ़ी सारे। कुछ तो घर जुड़े भी हैं क्योंकि जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप रहा है वहाँ पे घर जुड़े हैं, लेकिन जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस का केस होते रहे हैं वहाँ पे महिला को डोमेस्टिक वायलेंस का सामना ज़्यादा करना पड़ा है। और डोमेस्टिक वायलेंस का ज़्यादा सामना करने की वजह से कई जगहों पे महिलाओं ने डिप्रेशन में आके सुसाइड तक करने की कोशिश की है। तो ये एक महिलाओं की और सभी लोगों की एक स्थिति रही है इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में। अनलॉक होने के बाद सबसे पहला जो समस्या हुई कि लोग जब घर से बाहर निकलना शुरू हुए तो सबसे पहले लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने ये सोचा कि शायद कोरोना अब एकदम से चला गया है और उन्होंने जो भी प्रिकॉशंस लेना शुरू किए थे वो एकदम ख़त्म कर दिए। जबकि कोरोना जो है वो एक वायरस के ज़रिए होता है, वो वायरस हवा अभी तक बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितनी भी रिसर्च आ रही है उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके और अलग अलग उससे उसका प्रसार बताया गया है। तो और काफ़ी सारी भ्रांतियाँ भी उसके साथ साथ दी गई हैं। तो जो लोग हैं उन्हें लगता है कि नहीं, हम मास्क नहीं लगाएंगे तो भी हम सुरक्षित हैं, या अभी की आज की तारीख में काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि अगर वो डबल वैक्सीनेटेड हो गए हैं तो वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन अब उन्हें जो है किसी तरह की प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दिमागी तौर पे एक हमारा जो है वो गलत स्टेबिलिटी है कि हम अगर डबल वैक्सीनेटेड हैं तो हम जो हैं दोबारा से कोविड पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं क्योंकि निकलती है, ये टीके लगवाने के बाद ये एक संभावना है कि अगर वो बीमारी आ रही है तो उसका असर कम होता है। तो इन केस अगर आप के अंदर वो बीमारी है तो आप एसिम्टोमेटिक हैं और आप दूसरे में वो बीमारी जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या जो सिंगल वैक्सीनेटेड है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर, तो हमें जो मास्क लगाने की हम बात कर रहे हैं वो अपने दिमाग से निकाल के ये रख देना चाहिए कि हम अगर डबल वैक्सीनेटेड हैं तो हमें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें एसिम्टोमेटिक भी नहीं बनना ताकि हम दूसरे के अंदर बीमारी ना फैलाएं। दूसरी चीज़, जब पहली बार हमने कोविड को सुना कि हाँ कोरोना आया है, हमें अपने हाथ को या तो सैनिटाइज करके रखना है या साबुन से हाथ धो के रखना है। और शुरुआती दौर में लोगों ने काफ़ी सारा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा, काफ़ी ज़्यादा सैनिटाइज किया अपने हाथों को। लेकिन अब काफ़ी सारे लोगों को जैसा कि हम जब बस में ट्रैवल करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को हम लोग देखते हैं कि वो हर 5 मिनट बाद निकाल के सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। सैनिटाइज़र एक केमिकल है जो हमारी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है। अल्कोहल एक केमिकल है जो हमारी स्किन को अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं ड्राइनेस वो डालेगा ही डालेगा। तो जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमारी दिमागी एक फितूर है
दिमागी स्वास्थ्य पे एक असर है कि ज़रूरत से ज़्यादा हमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि वो सैनिटाइज़र में मोबाइल्स को अपने सैनिटाइजर्स में अपने मोबाइल्स को जो है साफ़ करते हैं, सैनिटाइज़र से लैपटॉप्स को, सीटिंग सीट्स को ऑफिस में जाने से पहले के बाद साफ़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना के भी एक दिमागी फतूर अपने अंदर शामिल कर रहा है। उसके अलावा जो हाथ धोने का एक तरीका है वो लोगों ने शुरू में अडॉप्ट किया था, लेकिन अभी जैसे जैसे हम टाइम पास हो रहा है, लोगों ने अपने हाथ धोने का तरीका फिर सादे पानी से कर लिया है। तो जो सफाई है उसका हमें ध्यान रखना है, लेकिन उसको फितूर नहीं बनाना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और जब सबसे बड़ी एक ख़ास बात ये हुई इस पूरे 2 साल के टाइम पीरियड में कि काफ़ी सारी बीमारियों के लिए जो है लोगों ने हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया। अगर उन्हें कोई बीमारी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जाते, कि हॉस्पिटल जाएंगे तो उनको कोविड हो सकता है, कि वो हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट कोविड पेशेंट हो सकता है, जिसकी वजह से कई सारे लोग जिनकी बीमारी ठीक हो सकती थी बिना इलाज के मर गए, या बिना उन्होंने अपनी बीमारी को और गंभीर बना लिया। तो ये जो एक दिमाग में हम अपने लेके चल रहे हैं कि अगर हम हॉस्पिटल गए तो हमको कोविड हो ही जाएगा, वो भी एक गलत धारणा लेके चल रहे हैं। कि क्योंकि हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में हम सभी को नहीं कह सकते, वैसे आजकल सभी जगह सैनिटाइजर्स और इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम हॉस्पिटल ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे सैनिटाइजेशन का अच्छा इस्तेमाल, अच्छी जो है प्रक्रिया को इस्तेमाल किया जाए। तो देखा जाए तो जो ये पिछले 2 साल का टाइम पीरियड है, इसमें लोगों के सोचने का तरीका, समझने का तरीके को एकदम अलग तरीके से कर दिया है। साथ ही साथ जब भी लोगों को लगता है कि ये कोविड आने वाला है, जैसे फर्स्ट लॉकडाउन लगा तब काफ़ी सारे लोग अपने घरों को पैदल ही निकल पड़े कि कैसे भी करके। उस टाइम पे उन्हें लग रहा था कि वो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो सेफ हो जाएंगे। ये सही है कि अगर वो जिस जगह हैं अर्न करके कमा के खाने के लिए हैं, अगर वहाँ पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्या खाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ा एक सच ये भी है कि अगर वो अपने साथ बीमारी लेके अपने गांव में पहुँचे तो वहाँ उससे भी ज़्यादा बीमारी जो है फैलाएंगे, क्योंकि बड़े शहरों में फिर भी कहीं ना कहीं बीमारियों को इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि गांवों तक में जो है अभी उतनी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो जो जहाँ पे अगर रहता है वो वहीं रह जाता है, तो शायद चीज़ों को कंट्रोल करने में ज़्यादा आसानी होती बनिस्बत हम एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी बार बार गवर्नमेंट गाइडलाइन आ रही है कि हम जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो वैक्सीनेशन करवाएं। कई सारे लोगों को कुछ ऐसा समस्या है जिसकी वजह से उनका इमीडिएट वैक्सीनेशन नहीं हो सकता है, वो कुछ रुक के करा सकते हैं, या तो ऐसी जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करा सकते वो अपना नियमित RT-PCR कराएं। तो लोगों को लगता है कि RT-PCR कराएंगे तो पता नहीं शायद क्या हो जाएगा। तो बेसिकली RT-PCR ऐसा कुछ भी तकलीफ दे जो है टेस्ट नहीं है, थोड़ा कॉस्टली है, उसको जो है नज़रअंदाज उसकी कॉस्ट को नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम कहीं जा रहे हैं और RT-PCR अगर हमारा वैक्सीनेशन नहीं हुआ और RT-PCR करा के जा रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम खुद तो अपनी स्वास्थ्य के बारे में सचेत रहेंगे, साथ ही साथ हम ये भी जो हमारे साथ दूसरे लोग ट्रैवल कर रहे हैं या जहां हम जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी हम सचेत रहेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो क्रमबद्ध तरीके से जो ये हमारा कोरोना है उसने हमारे दिमाग पे असर डाला। सबसे पहला असर उसने हमारे दिमाग पे ये डाला कि हम सभी के दिमागों के अंदर एक ये डर बैठा हुआ है कि हम बाहर निकलेंगे या किसी से कांटेक्ट में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमको कोरोना हो जाएगा। तो कोरोना जो है
होने की संभावना है, क्योंकि वो एयरबोर्न डिजीज़ है, हवा से फैल रहा है, सांस के ज़रिए जाता है, छींक और खास के जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं उसके ज़रिए फैल रहा है, हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम घर के बाहर निकलेंगे तो हमें कोरोना हो ही जाएगा। तो अगर हम ठीक से प्रिकॉशंस लेके निकल रहे हैं तो हम अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो हम डिप्रेशन में आ रहे हैं कि हम मर जाएंगे, तो हम अगर हम हिंदुस्तान का आंकड़ा देखें, हिंदुस्तान के जो आंकड़े हैं उसमें मौतें हुई हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, काफ़ी मौतें हुई हैं दूसरी लहर में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इंडियन डैशबोर्ड है गवर्नमेंट का पोर्टल, उसमें कितने लोग रिकवर हुए हैं हम उस डैशबोर्ड में वो चीज़ नहीं देखते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितने लोग बीमार पड़े। और कोरोना जैसे कि 12th में जिसने जिसने भी रमेश गुप्ता की किताब पढ़ी होगी, तो उसमें डॉक्टर रमेश गुप्ता ने उसमें काफ़ी पहले मेंशन किया था कि कोरोना विराइडी फैमिली का मेंबर है, और उसके जितने भी वायरस होते हैं सबको कोरोना नाम से जाना जाता है, वो चाहे सार्स कोवी हो, सीओवी हो, मर्स हो, या जो है फ्लू हो। तो जितने भी इस तरह के जो लंग को इफेक्ट करने वाले वो कोरोना विराइडी फैमिली के मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे कोरोना होते हैं। तो जिनको सार्स, मर्स या कुछ इस तरह की अस्थमा के सिम्टम्स होंगे, उनके सिम्टम्स में कोरोना के उनके टेस्ट में कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दे जाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके टेस्ट में कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे कोविड-19 पॉजिटिव ही हों। और अगर इनिशियल स्टेज पे कोविड पॉजिटिव पता चल जाता है तो इसका ट्रीटमेंट है। एंड जैसा कि WHO ने कोरोना के लिए लोगों के लिए खाने पीने के लिए कि किस तरह की डाइट खाएं, उस गाइडलाइन जारी की है, उसको ध्यान रखें। कोरोना में एक सबसे बड़ा जो एक खास वो निकल के आया लोगों के दिमाग में, एक सबसे बड़ी जो असर अंदोज हुआ वो ये कि लोगों के दिमाग में आया कि हमें काढ़ा पीना है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल भी हमारी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि जो लोग फ्रिज का पानी, आइसक्रीम और इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, उन लोगों ने पूरा मई जून का महीना जिसको पीक गर्मी कहा जा सकता है, उसमें भी फ्रिज के पानी को नहीं इस्तेमाल किया, आइसक्रीम शरबत नहीं इस्तेमाल किया कि कहीं ऐसा ना हो कि उससे उनको जो है कोरोना हो जाए। तो ये एक दिमाग पे हमारे बहुत ज़्यादा असर पड़ा कि हमने पूरे के पूरे उसमें एक ज़िद से जो है वो गर्म पानी काढ़ा इस्तेमाल किया और ज़रूरत से ज़्यादा गर्म चीज़ें और बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत इनसे आ सकता है अगर वो रेगुलरली जो है गर्म चीज़ों का सेवन कर। जो है असर होता रहा। आज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कीजिए तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी दिखाई दे जाते हैं जो वो उस जो रॉड्स हैं उनको पकड़ने की जगह खड़े रहते हैं, स्टम्बल होते रहते हैं, लड़खड़ाते रहते हैं, लेकिन वो नहीं, उनको लगता है कि शायद उससे पहले जो उस चीज़ से टच करके गया है उसको कोविड रहा होगा। एक तो हर दूसरे को देखने का जो हमारा नज़रिया है वो ये हो गया है, हम सबको शक की नज़र से देखने लगे हैं कि सामने वाले बंदे को तो कोरोना है ही है और वो हमको हो जाएगा। ये जो एक शक करने के अंदर का कीड़ा हमारे दिमाग में आ गया है, ये भी कोरोना ने डाल दिया है। तो ये शक का कीड़ा हमारे दिमाग के लिए एक बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम पब्लिक प्लेस पे होते हैं, किसी भी बंदे को अगर खांसी या छींक आ जाती है, उसको ऐसा देखते हैं कि लगता है कि उसने पता नहीं कौन सी जो है
बीमारी छोड़ दी है, और उसकी वजह से हमारे अंदर एंजाइटी आना शुरू हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा जो है घबराहट महसूस करने लगते हैं, उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं। तो अगर देखा जाए तो कोरोना, जो कोविड-19 है, उसने लोगों को जो है इस तरह से घेर रखा है कि इसने एक दूसरे से रिलेट करते हुए देखें, वो चाहे बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं हों या बुजुर्ग हों, सभी के दिमाग में एक बुरी तरह से अपनी जकड़ बना ली है। उनको काफ़ी सारे लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि वो एकदम से हाइपर हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोग दिमागी तौर पे जो हैं घर से बाहर ना निकलने के लिए सोचते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इन सारी चीज़ों से बचें कैसे, कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल में कैसे रखें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना है, तो सबसे पहले जो अपने अंदर का एक वहम है, उस वहम को निकालना होगा कि हमारे अलावा पूरी दुनिया पॉजिटिव है। क्योंकि सारे लोग कोविड पॉजिटिव नहीं हैं। अगर हमारे अंदर कोई भी दूसरी बीमारी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, हमें अपना ट्रीटमेंट कराना है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि अगर हम जाएंगे, हो सकता है काफ़ी लोग अगर हॉस्पिटल जाएं वो वहाँ से कोविड लेके आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी गारंटी नहीं है कि वहाँ अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो उनको कोविड नहीं होगा। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि अगर हम बीमार हैं तो उस बीमारी को बढ़ाने से बेहतर है कि हम हॉस्पिटल जाके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। कोविड टाइम पे एक सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर एक भ्रम ये हो गया था, जिसकी वजह से भी काफ़ी सारी मौतें हुई, कि जिन लोगों को पॉजिटिव कोविड हुआ वो लोग अगर हॉस्पिटल गए तो वो वापस घर नहीं आए हैं, उनकी वहीं डेथ हो गई है। हॉस्पिटल जाने वाले लोगों की ही ज़्यादा डेथ हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने हॉस्पिटल तभी पहुँचे हैं जब उनकी हालत क्रिटिकल हो गई है, या तो शुरुआती दौर में बहुत कम ही लोग पहुँचे हैं, और जो लोग पहुँचे हैं वो स्वस्थ होकर वापस आए हैं। और या तो हॉस्पिटल में संसाधनों का अभाव रहा है, क्योंकि उस समय पे बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने काफ़ी कोशिश की और चीज़ों को मुहैया कराया, जिसकी वजह से हालात सुधरे हैं। लेकिन अभी भी हम सबके दिमाग में, वो कोई भी हो, एक खौफ है। स्कूल नहीं खुल रहे हैं, अभी भी काफ़ी सारे स्कूल खुल रहे हैं, डिस्टेंस हम मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है। बच्चों से हम बात करते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि जो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, बच्चों के लिए कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो बच्चे इसका शिकार हो सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव से ही शिकार हो, वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट से भी वो लोग शिकार हो सकते हैं। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, उनको अपने ऊपर हावी नहीं करना है। और जिन भी लोगों ने इन चीज़ों को अपने अंदर हावी किया है, कि ज़रूरत से ज़्यादा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया है, ज़रूरत से ज़्यादा हाथ को धोया है, ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग पे बर्डन लिया है, उन लोगों के अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा हुई है, ब्लड प्रेशर बढ़े हैं, लोगों को हार्ट पेशेंट हो गए हैं। और तो और डिस्टर्बेंस उनको जो है काफ़ी रहा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर भूलने की एक जो क्षमता है वो बढ़ने लगी है, वो चीज़ें भूलने लगे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ज़्यादातर टाइम ये होता है ये काम करेंगे तो कोविड हो जाएगा, या ये काम करेंगे तो मर जाएंगे। और उस मरने के डर ने जो है उनको अंदर, कि वो थोड़ी देर पहले क्या काम कर रहे थे, वो जो है वो एक वक्ती जो भूलने की प्रक्रिया है वो उनके अंदर विकसित होती जा रही है। तो ये एक दिमाग में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो जिन लोगों को लगता है, अगर हम आत्म मूल्यांकन करें कि हमारा दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, क्या हम सही तरीके से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, एक आत्म मूल्यांकन करें। अगर मूल्यांकन करने के बाद लगता है कि हम पिछले 1.5 साल से पहले जैसी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे, तो अपने आप को किसी काउंसलर के से मिलने के लिए रोकने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप पागल नहीं हैं। आपको सिर्फ एक काउंसलिंग कराना है कि कहाँ पे वो गांठ है जिसको आपको खोलना है।
जो आपको आपके रूटीन वर्क को करने से रोक रही है। और वो रूट अगर गांठ खुल गई तो आप वापस से अपनी ज़िंदगी में आ जाएंगे, क्योंकि काउंसलर से मिलना आपके लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता हो सकता है आपके आगे बढ़ने का। क्योंकि अगर हम दिमागी तौर पे रुके रहे तो हम अपने लिए नए रास्ते नहीं तय कर पाएंगे। अगर हमें ट्रैवल करना होगा आगे बढ़ने के लिए, हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। घर में बंधे रहेंगे, घर में बंधे रहने के बाद चीज़ और घरों में जो खाने के हम आइटम लाते हैं उनको बार बार धोएंगे। कई बार धोने से चीज़ें ख़राब होती, बहुत ज़्यादा पानी में डालने से ख़राब हो रखती हैं। काफ़ी सारे लोग साबुन से चीज़ें धो के रखते हैं, तो साबुन भी अगर कहीं से कटा या फटा सब्ज़ी है उसके अंदर जा सकता है, जो खाने के साथ हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है। तो इस तरह की जो गतिविधियां हम कर रहे हैं उनको हम कंट्रोल करेंगे तो हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्योंकि जो ये कोरोना है, ये जो कोविड-19 है, ये जाने वाला नहीं है। जिस तरह से फ्लू, मलेरिया, डेंगू हम हर साल हमारे पास लौट के आते हैं, उसी तरह ये भी बेवक्त आता रहेगा। बशर्ते हमें अपने शरीर को और अपने दिमाग को इसके लिए मजबूती से तैयार करना होगा कि हमें इसको फेस कैसे करना है। और जब हम इसको फेस करने लगेंगे, जिस तरह से हम दूसरी बीमारियों पे जीत पाए हैं उसी तरह से हम इसको भी जीत पाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें अपने दिमाग को इसके लिए तैयार करना होगा। हमें अपने अंदर से एंजाइटी निकालनी होगी, हमें अपने सोचने समझने के तरीके को बेहतर करना होगा, वर्कलोड शेयर करना होगा। जहाँ जहाँ हमारा वर्कलोड जो है इम्बैलेंस हो रहा है, जो हमारे वर्किंग सपोर्टिंग हैंड हैं उन सबको के साथ बेहतर रिलेशनशिप मेंटेन करनी होगी, तभी हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। शुक्रिया। अगर कोई सवाल है तो हम सवाल ले सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल नहीं है, हम अपनी बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।